श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। श्री राहुल गांधी। In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point which is Election Commission is captured. मैं तो नहीं हूँ, जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूँ। By saying that the biggest anti-national act you can do is vote for. हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। कल प्रियंका गांधी ने सदन में अपना भाषण दिया था और आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका गांधी ने कल वंदे मातरम पर करीब 29 मिनट लंबा भाषण दिया था और हर तरफ बस प्रियंका गांधी के ही भाषण की चर्चा हो रही है। लेकिन आज जब राहुल गांधी सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो बहुत कम वक्त में ही बात खत्म कर दी। बीजेपी ने राहुल के भाषण पर तंज कसते हुए कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। दरअसल राहुल गांधी के भाषण का इंतजार हर किसी को था। माना यह जा रहा था कि चुनाव सुधार के जिस मुद्दे को राहुल गांधी एक अरसे से उठा रहे हैं, उस पर सदन में अपनी बात रखेंगे तो गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी के बाद चर्चा चल पड़ी है कि राहुल और प्रियंका गांधी यानी दोनों भाई बहन में बेहतर कौन है। प्रियंका गांधी का भाषण सहज, सरल और जनता से जुड़ने वाला बताया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी के भाषण को कठिन और क्लिष्ट। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा है या नहीं। हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I am talking about the subject in order to capture the. तुलना कह लीजिए या फिर व्यक्तित्व के बीच फर्क नापने की कोशिश। सवाल बस ये पूछा जा रहा है कि राहुल या फिर प्रियंका गांधी, दोनों में बेहतर नेता कौन है? On the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. एक तरफ है नेता विपक्ष और गांधी परिवार के चश्मो चिराग राहुल गांधी, जो सदन में अपनी बात रखते हुए बेहद आक्रामक नजर आए। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. एक प्रमुख मुद्दा जिसको बहुत एजेंडे के तहत कांग्रेस लेके आगे बढ़ रही है, उस मुद्दे पे राहुल गांधी को जो अवसर मिला सदन के माध्यम से, उसमें अंग्रेजी से संवाद करा के राहुल गांधी के एजेंडे को उनके ही रणनीतिकारों ने कुंद कर दिया। और दूसरी तरफ है राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका, जो पिछले चुनाव में वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंची है, लेकिन सदन के भीतर सिर्फ 1 साल का अनुभव होने के बावजूद पूरे आत्मविश्वास और एक मंझे हुए नेता की तरह भाषण देती हुई दिखाई देती है। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है।
उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। कमाल की बात यह है कि प्रियंका गांधी लोकसभा में डंके की चोट पर यह कहती है कि वो नई सांसद है। मैं तो नई हूँ, जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। कि राहुल के लगभग 20 साल के राजनीतिक कैरियर के बाद और प्रियंका के संसदीय साल का एक ही हुआ है, तो तुलना उसी 20 साल और 1 साल में होगी और उस 1 साल में प्रियंका बहुत आगे नजर आती हैं और वो बाजी मारने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। राहुल के नेचर में कंसिस्टेंसी नहीं है। राहुल शारीरिक रूप से भाव भंगिमा ज़्यादा मनाते हैं, शब्दों पे कम ध्यान देते हैं। प्रियंका में जो सबसे बड़ी अच्छाई है वो ये है कि शारीरिक भाव भंगिमा भी होती हैं, उनकी आंखें भी बोलती हैं, उनका फुंकारना भी होता है और शब्दों पे भी ध्यान देती हैं, तथ्यों पर भी ध्यान देती हैं। तथ्यों के ध्यान पे वो ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन होता है। इसीलिए कल के भाषण में, यानी जब वंदे मातरम का भाषण आया, तो उनके भाषण में उनके आलोचकों को भी आनंद आया। प्रियंका गांधी के भाषण की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सोमवार को वंदे मातरम पर पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत की थी और कांग्रेस की तरफ से जब प्रियंका सत्ता पक्ष के आरोपों का जवाब देने आई तो मोदी की पिच पर ही अटैक करती नजर आई। मैं उदाहरण दे देती हूँ। सर मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। मुझे लगता है कि राहुल जी और प्रियंका जी के भाषण की तुलना की जाए लोकसभा में, तो प्रियंका जी का भाषण राहुल जी की तुलना में काफ़ी प्रभावकारी रहा है। और मुझे लगता है कि जो कल वंदे मातरम पर प्रियंका जी की प्रस्तुति थी और आज चुनाव सुधार पर राहुल जी की जो प्रस्तुति रही, उसमें प्रियंका जी राहुल जी पे भारी नजर आई। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल ने प्रियंका के भाषण को लेकर एक्स पर लिखा, प्रियंका के भाषण में एक दिशा थी, ऐसी दिशा जिसको देश, विपक्ष और कांग्रेस लंबे अरसे से ढूंढ रहे थे। मोदी जी को उनके मुद्दे और उनके पिच पर जवाब देने की दिशा, सहज, सरल और मुस्कुराहट के साथ अपनी बात को जनता से जोड़ने की दिशा और पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह की विरासत को बचाने की दिशा। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। बाकी बातों का तो पता नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि प्रियंका गांधी के भाषण के वक्त भी सत्ता पक्ष की तरफ से कई बार आपत्ति और हंगामा हुआ, लेकिन प्रियंका सहज मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब देती दिखाई दी। तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो। प्रियंका गांधी के भाषण में एक नेता के सारे एलिमेंट मौजूद थे। वो तथ्य तो रख रही थी, लेकिन उसके साथ ही तंज भी कर रही थी और मौका मिलने पर चुटकी लेने से भी नहीं चूक रही थी। चिट्ठी में सुन लीजिएगा। आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए। जबकि दूसरी तरफ प्रियंका के बड़े भाई राहुल गांधी जब मंगलवार को चुनाव सुधार के मुद्दे पर सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में शुरू किया। Our nation is also a fabric. It's a fabric
made up of 1.4 billion people, and the fabric is woven together by the vote. देखिए, इससे पहले राहुल गांधी के जो भाषण संसद के अंदर होते थे वो आधा हिस्सा अंग्रेजी में होता था और आधा हिंदी में होता था, लेकिन आज जब वो SIR के मुद्दे पे भाषण दे रहे थे तो उनकी पूरी स्पीच इंग्लिश में थी। इसकी पीछे की एक बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि राहुल गांधी बहुत कंफर्ट है इंग्लिश में, और मुझे जितना उनको मैंने आसपास से कवर किया है उससे ये भी समझ में आता है कि उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और जब वो हिंदी में बोलते हैं तो पहले अंग्रेजी में सोचते हैं और फिर उसको हिंदी में बोलते हैं। राहुल गांधी पूरे देश को एक धागा बताकर चुनाव सुधार के मुद्दे पर आना चाहते थे, लेकिन तब तक हंगामा शुरू हो गया। आरोप लगाया गया कि नेता विपक्ष मुद्दे की बात छोड़कर इधर उधर की बात कर रहे हैं। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। हंगामे पर राहुल गांधी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है और इस बात का वो कड़ा विरोध करते हैं। Discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट। अब देखिए हुआ क्या। हुआ ये कि राहुल गांधी जिस मुद्दे की राजनीति करते हैं उसे समझाने में वो कई बार नाकाम हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या करीब 43.63%, यानी 52 करोड़ से ज्यादा है, जबकि देश में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या सिर्फ 0.02%, यानी 2.5 लाख है। हालांकि 8 करोड़ से ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलते और समझते हैं, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात अंग्रेजी में रखने का फैसला किया, जबकि हमेशा सोनिया गांधी की इस बात को लेकर तारीफ की जाती रही है कि विदेशी जमीन से आने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ भारत की भाषा को अपनाया बल्कि बहुत अच्छी हिंदी बोलनी सीखी। हमने राजनीति के जानकारों से ये समझने की कोशिश की कि आखिर राहुल गांधी के सदन के भीतर अंग्रेजी में भाषण देने के पीछे क्या रणनीति रही होगी। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commission? That the election of Haryana was stolen. They're destroying it. You know they're destroying it. I know they're destroying it, and they know they're destroying it. There's no bigger anti-national act that you can do than vote should. इन्हीं लाइनों के साथ राहुल गांधी का लोकसभा में भाषण खत्म हो गया, और जब भाषण खत्म हुआ तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तंज भी किया। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ओदा पहाड़ निकली चुईया। आप ये मत सोचिए कि अंग्रेजी में उन्होंने बिना सोचे समझे बोला है। विदेश में किस प्रकार से भारत के इलेक्शन प्रोसेस को एक अलग नजर से देखा जाए, यह सोचा जाए कि भारत का इलेक्शन फ्रॉड है, इस कारण से बहुत सोच समझकर सोरोस से पूछकर उनके निर्देश अनुसार राहुल गांधी ने एक्ट किया है। देखिए, ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि जिस मुद्दे को राहुल गांधी लगातार तेजी से उठा के चल रहे हैं, वोट चोरी जैसे विषय पे और चुनाव आयुक्त पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर उन्होंने सदन के अंदर अंग्रेजी में भाषण देकर किसको बताने और किसको जताने का प्रयास किया। यदि देश के जनमानस, अधिकांश जनमानस को के पास तक वो अपनी ये बात पहुंचाना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है फिर उनको हिंदी में भाषण दिया जाना चाहिए। लेकिन जो सत्ता पक्ष कह रहा है, क्या वाकई ऐसा हुआ? हमने पॉलिटिकल एक्सपर्ट से पूछा कि आप राहुल गांधी के लोकसभा में भाषण को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, भाषण में जितनी बातें उन्होंने बोली हैं उसमें अगर मैं ये कहूँ कि देशद्रोह वाली बात उन्होंने कही है कि असली देशद्रोह वो है जो आप वोट चोरी के जरिए कर रहे हैं, बाकी सब बातें वो इससे पहले बोल चुके हैं। यूपी के एक व्यक्ति की बात की थी कि उन्होंने हरियाणा में आके वोट डाला, वो बात वो पहले बोल चुके हैं। कर्नाटक की बात बोल चुके हैं, महाराष्ट्र की बात बोल चुके हैं। तो जैसा आपने कहा कि कितने नंबर दिए जाएं, मुझे लगता है कि 10 में से 6 नंबर हम दे सकते हैं राहुल गांधी की आज की स्पीच को। फिर हमने पूछा कि राहुल गांधी के भाषण के ठीक एक दिन पहले उनकी छोटी बहन प्रियंका के भाषण को 10 में से कितने नंबर देंगे? आज तक इन पिछले 11 सालों में, मतलब 11.5 सालों में पंडित नेहरू को लेके जिस तरीके की बात सरकार करती आई है, बीजेपी करती आई है, उस पे ऐसे पलटवार किसी ने नहीं किया अभी तक
कि पंडित नेहरू के क्या योगदान इस देश में है, और अगर आप चाहते हैं कि एक डिबेट इसी बात पे हो जाए तो आप कर लीजिए। तो जैसा मैंने कहा ना कि उनकी पूरी स्पीच में एक दिशा थी जो एक विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को खासतौर पर ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को इसमें से 10 में से 9 नंबर मिलने चाहिए। एक्सपर्ट प्रियंका के भाषण को राहुल गांधी के भाषण से बेहतर और सीधे जनता से जोड़ने वाला बता रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब देश की संसद के भीतर राहुल से ज्यादा प्रियंका सत्ता पक्ष के खिलाफ मुखर आवाज बनकर सुनाई दी है। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. प्रियंका गांधी ज्यादा कनेक्टेड है और वो थोड़ा बोलने में भी अच्छा बोलती है राहुल के बजाय। प्रियंका गांधी जी महिलाओं के हर तबके की महिला के साथ बैठ के वो बात कर सकती हैं, हर किसी का दुख बांटती हैं, साथ में बैठती हैं, धीरज बंधाती हैं। और सबसे बेस्ट है उनका वक्तत्व है। वो हिंदुस्तान के कल्चर को इतना बेखूबी जानते हैं कि जैसे दादी की परछाई हो, दादी की तरह दूरदर्शिता, सोचना, सारी चीज़ें उनकी बिल्कुल आयरन लेडी वाली दिखती है। कि आम लोगों ने भी कहा कि प्रियंका में नेता और नेतृत्व वाली बात है, लेकिन शायद वो अपने भाई की वजह से आगे नहीं आ रही हैं। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है? राहुल गांधी क्योंकि 20 साल की राजनीति में लगभग बिल्कुल उनका पोर पोर खुल गया है। उनके बारे में सब कुछ सब वजह पे पता है, कहाँ वो भाषणों में गड़बड़ कर जाते हैं। तो वो भाषणों में जो गड़बड़ी करते हैं, तथ्यों की गड़बड़ी ही नहीं करते हैं, वो बहुत सारी ऐसी गड़बड़ करती है जो हास्य का पात्र हो जाती है। प्रियंका गांधी ने 20 मौके नहीं दिए आपको, अभी 2-4 मौके दिए हैं, और जो 4 मौके में हम उनको जज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये क्या लंबी जब पारी खेलेंगी तो क्या प्रियंका उतनी ही बिल्कुल उतनी साफ सुथरी रहेंगी, उतनी हमलावर रहेंगी, उतनी नई रहेंगी, उतनी प्रस्तुति में नयापन होगा। और अब जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं तो क्या कांग्रेस में ही, कांग्रेस के अंदर उनकी स्वयं माता जी क्या उनको उतना आगे तक जाने की अनुमति देंगी? अभी तो ये भी सवाल है ना। 55 साल के राहुल गांधी का ताल्लुक उस गांधी परिवार से है जिसने दशकों तक देश की सत्ता संभाली है। राहुल गांधी ने बहुत करीब से सत्ता को देखा और समझा है। राहुल की राजनीति में औपचारिक एंट्री 21 साल पहले 2004 में हुई थी, जब उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी से लोकसभा चुनाव जीता था। 2004 से राहुल गांधी लगातार अमेठी से जीतते रहे और 2017 में राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे और वायनाड से जीतकर संसद पहुंचे थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया, लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल इस कोशिश में खरे नहीं उतर पाए। मैं राहुल गांधी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2004 यानी जब पहली बार राहुल गांधी सांसद बनकर सदन में पहुंचे थे और देश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। एनडीए को हराकर यूपीए ने चुनाव जीता था और मनमोहन सिंह के हाथ में देश की कमान थी। 2004 से 2014 तक यानी सांसद के तौर पर राहुल गांधी के शुरुआती 10 साल सत्ता का हिस्सा बनकर बीते हैं। एक व्यक्ति इस देश में करेगी, जब तक पूरी गरीबी मिटाई नहीं जाएगी तब तक हमारा ये देश नहीं चमक सकता है। लेकिन फिर 2014 में देश में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी और राहुल विपक्ष का चेहरा बन गए। कुल मिलाकर कहानी का सार यह है कि राजनीति संकेतों पर चलने वाली चीज है, और यहाँ तो संकेत भी हैं और भाषणों के संदेश भी। प्रियंका गांधी खुद राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने की बात करती हैं, लेकिन सच ये है कि उनके भाषणों में राहुल से ज्यादा क्लैरिटी और जनता से जोड़ने वाला संवाद दिखाई देता है। जबकि राहुल जब सदन से लेकर सड़क तक बोलने के लिए आते हैं तो भाषण में एक तरह का बिखराव नजर आता है, और ऐसा हम नहीं, राजनीति के जानकार और जयपुर से लेकर पटना तक की जनता कह रही है। तो इसी के साथ भारत की बात पे अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।